हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग ऑर्डर नंबर 14 को स्टडी करेंगे। ऑर्डर नंबर 14 सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बारे में बात करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सूट्स ऑन इशू ऑफ लॉ पर बात करता है और डिटर्मिनेशन ऑफ सूट या इश्यूज एग्रीड अपॉन के बारे में बात करता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई भी प्लीडिंग्स कोर्ट के सामने आ जाती हैं, उसके बाद कोर्ट को उन प्लीडिंग्स के आधार के ऊपर किसी भी केस को डिसाइड करना होता है। लेकिन कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि मुझे डिसाइड क्या करना है? मैं आपसे कह रहा हूं कि कोर्ट को पता कैसे चलेगा कि मुझे इस केस में डिसाइड क्या करना है। आप कहेंगे फाइल सामने है तो सही, पढ़ लो उसके अंदर। फाइल पर तो प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, कुछ एलिगेशंस हैं, कुछ रिजॉइंडर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मुझे क्या डिसाइड करना है ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे सर अभी बताया तो है आपको, फाइल आपके सामने, आप देख लो। ये इस सवाल का सही जवाब नहीं हुआ। चलो एक काम करते हैं, इसे किसी और ट्रांजैक्शन के साथ जो कि अदर देन सिविल है उसके साथ इक्वेट करते हैं और इक्वेट करके देखते हैं कि क्या कोई सिमिलैरिटी हमारा किसी और टाइप के केसेस के साथ इसकी बनती है, जिससे हम ये जान सकें कि सिविल केसेस में भी हमें डिसाइड करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा चलो ऐसे सोचो तुम, अभी सिविल को छोड़ते हैं, थोड़ा क्रिमिनल के बारे में सोचते हैं। ऐसा सोचो कि कोई क्रिमिनल केस आपके सामने आया है। अब हमें सजा देनी है किसी पर्सन को, उसके खिलाफ कोई ट्रायल चला है और हमें उसे सजा देनी है। तो सजा किस चीज की देंगे? आप कहेंगे सजा उस चीज की देंगे जो अपराध उसने कमिट किया हो। हाँ, जो अपराध उसने किया हो उसके लिए सजा देंगे। लेकिन जो अपराध उसने किया हो उसके संबंध में पहले उससे ये तो पूछेंगे कि भैया तुम्हारे खिलाफ ये आरोप है, ये एलिगेशंस तुम्हारे खिलाफ हैं, क्या तुम इन आरोपों को, इन एलिगेशंस को मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम एक्सेप्ट करते हो तुमने अपराध कमिट किया? वो कहता है, अगर वो कहता है कि मैं नहीं मानता, मैं ट्रायल चलाना चाहता हूं, तो उसके ट्रायल चलाने के लिए हमें उसके ऊपर कोई आरोप लगाने पड़ेंगे। जैसे कि इस आदमी ने मर्डर कमिट किया, इसने साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की, साक्ष्य को डिस्ट्रॉय किया, है ना, ये सारी बातें। तो फिर हम कौन से सेक्शंस लगाएंगे? हम लगा देंगे 302 सेक्शन 201 ऑफ इंडियन पीनल कोड। यानी कि मैं वहां पर कोई ना कोई चार्ज लगाऊंगा, कोई आरोप लगाऊंगा और कोर्ट उस ट्रायल में देखेगी कि ये 302 और 201 ऑफ इंडियन पीनल कोड का ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता है। बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर अगर मैं सिविल केसेस को इक्वेट करूं इस ट्रांजैक्शन के साथ, मैं ये कहूंगा कि प्लीडिंग्स के आधार के ऊपर, रिकॉर्ड के आधार के ऊपर कोर्ट ये देखेगी कि जो एलिगेशंस प्लेंटिफ ने लगाए हैं, क्या डिफेंडेंट उनको एडमिट करता है या डिनाई करता है। और फिर कोर्ट को एक बोन ऑफ कंटेंशन चाहिए होगा, कोर्ट को ऐसे मुद्दे चाहिए होंगे जिनके ऊपर कोर्ट ये जान सके कि उसे क्या चीज निर्धारित करनी है। अगर कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी एडमिटेड हैं डिफेंडेंट के द्वारा, तो उनके बेसिस पर तो कोर्ट जजमेंट पास कर ही सकती है, क्योंकि वो फैक्ट्स तो ऑलरेडी एडमिटेड ही हैं। लेकिन जो चीजें एडमिटेड नहीं हैं, यानी जिनको अलेज किया गया और डिफेंडेंट ने डिनाई किया, उनके बेसिस पर हम बनाएंगे इश्यूज, जिनको कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। यानी कि दोनों के बीच में हम कुछ इशू को सेटल कर लें कि कोर्ट को बेसिकली किस तरह के मैटर को डिसाइड करना है, क्या इश्यूज हैं जिनको डिसाइड करना है। जैसे कि मान लो एक प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ कहता है कि मेरी जमीन जो है उस पर बी ने कब्जा कर लिया। ए कहता है मेरी जमीन पर बी ने कब्जा कर लिया। बी कहता है कि नहीं, ये जमीन तो मेरी है, मैंने तो कब्जा नहीं किया। अब ए का कहना है कि तुमने कब्जा किया, बी कहता है कब्जा नहीं किया। तो ए क्या मांग रहा है? पोजीशन। तो कोर्ट को क्या डिसाइड करना होगा? कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या ए इस जमीन का पोजीशन लेने के लिए एंटाइटल्ड है। तो यानी कि अगर कोई भी मैटर कोर्ट के सामने आता है, कोर्ट को प्लीडिंग्स के आधार के ऊपर पहले यह देखना होता है कि उनके सामने इश्यूज क्या हैं और उन इश्यूज को ही कोर्ट को डिसाइड करना होता है। क्या इशू एक ही होता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं? इश्यूज कितने भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कितने सारे फैक्ट्स प्लेंट में या प्लीडिंग्स में अलेज किए गए हैं और उसको रिप्लाई करने में कितने फैक्ट्स को एडमिट किया गया और कितनों को एडमिट नहीं किया गया, कितनों को डिनाई किया गया। जिनको एडमिट नहीं किया गया, जिनको डिनाई किया, उनके बेसिस पर इश्यूज फ्रेम होते हैं।
तो ये जो हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, चैप्टर नंबर 14, जो कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बारे में बात करता है, और वो ये कहता है कि हम यहां पर सूट का डिटर्मिनेशन करेंगे इशू ऑफ लॉ के आधार पर। हम सूट का डिटर्मिनेशन किस आधार पर करेंगे? इशू ऑफ लॉ के आधार पर, यानी कि लॉ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके आधार पर हम केस को डिसाइड करेंगे। और इसके अलावा अगर मान लो कोई इश्यूज एग्री अपॉन कर लिए गए हैं, एडमिट कर लिए गए हैं, उनके आधार पर भी हम इस केसेस को डिसाइड कैसे करते हैं, उसके बारे में हमारा ये चैप्टर नंबर 14 डील करता है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ग्रेट इंप्लीकेशन है हमारे रियल टाइम प्रैक्टिकल जो लाइफ टाइम में, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा इस पूरे सेशन को। आज इन जिन पर्टिकुलर रूल्स को हम गो थ्रू करने वाले हैं अपने इस सेशन में, वो है रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 7 तक के वेरियस प्रोविजंस। तो दोस्तों ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हमारे रूल्स पर, यानी कि जो लीगल प्रोविजंस हमारे पास सीपीसी में दिए हैं इन रिलेशन टू ऑर्डर नंबर 14, उनको हम लोग यहाँ पर आगे गो थ्रू कर लेते हैं। तो स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ध्यान से फोकस कीजिएगा सभी चीज़ों को। जरा मैं अपने इसको अनेबल कर लेता हूँ ताकि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है सब कुछ आपको सही सही नजर आता है। 1 सेकेंड दीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर वो लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर नंबर 14 के रूल नंबर 1 में। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर हम लोग फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में बात करते हैं। इश्यूज को फ्रेम करना, इश्यूज को फ्रेम करना, जैसे चार्जेस को फ्रेम करते हैं ना क्रिमिनल केसेस में, सीआरपीसी में चार्जेस लगाए जाते हैं, इसी तरह से इश्यूज को फ्रेम करा जाता है। अब ये कैसे होते हैं, कौन करता है, किस तरह से इसको किया जाता है? उनका कहना है सब रूल नंबर 1 में, इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रपोजिशन, इशू तब पैदा होते हैं जब किसी भी मटेरियल प्रपोजिशन को, अब ये मटेरियल प्रपोजिशन फैक्ट का भी हो सकता है, लॉ का भी हो सकता है। इस मटेरियल प्रपोजिशन को, जो कि फैक्ट का भी हो सकता है, लॉ का भी हो सकता है, इसको अफर्म किया जाता है एक पार्टी के द्वारा और दूसरी पार्टी इसको डिनाई करती है। तो यहां पर अगर हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को, प्रपोजिशन को, वो प्रपोजिशन दोनों तरह के हो सकते हैं, वो फैक्ट के भी हो सकते हैं, वो लॉ के भी हो सकते हैं, ठीक है? किसी फैक्ट को या लॉ को अगर एक पार्टी अफर्म करती हो, अलेज करती हो, और दूसरी पार्टी डिनाई करती हो, और वो मटेरियल प्रपोजिशंस हो, तो उनके आधार पर इश्यूज पैदा हो जाते हैं। उसके बेसिस पर लड़ाई की जड़ पैदा हो जाती है, जिनके आधार पर जो है वो मुकदमा कोर्ट के सामने आया है। आप समझ गए मेरी बात? अब वो आगे कहते हैं कि ये जो मटेरियल प्रपोजिशन है ना, ये वो प्रपोजिशंस होते हैं लॉ के या फैक्ट्स के, विच अ प्लेंटिफ मस्ट अलेज। प्लेंटिफ इन पर्टिकुलर लीगल प्रपोजिशंस को अलेज करता है। अब ये प्रपोजिशंस लॉ के भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये फैक्ट से भी हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू शो अ राइट टू स्यू, देखो आप, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सी बात यहां पर है। प्लेंटिफ क्या करने आता है कोर्ट में? अपने केस को साबित करने के लिए कि उसके पास राइट टू स्यू है, मुकदमा लाने का कारण है उसके पास कॉज ऑफ एक्शन है इस मुकदमे को लाने का। तो वो सारे प्रपोजिशंस ऑफ लॉ जिनको प्लेंटिफ लेकर आता है या अलेज करता है, या उसको अलेज करना चाहिए, जिससे वो अपने राइट ऑफ स्यू को साबित कर सके या शो कर सके, वो मटेरियल प्रपोजिशंस होते हैं। तो मटेरियल प्रपोजिशंस वो प्रपोजिशंस होते हैं जो कि प्लेंटिफ को लाने होते हैं अपने राइट ऑफ स्यू को साबित करने के लिए। इसी तरह से वो मटेरियल प्रपोजिशंस जिसको डिफेंडेंट को अलेज करना होगा, ताकि वो ये साबित कर सके कि मेरे पास राइट ऑफ डिफेंस है, यानी अपने डिफेंस को साबित करने के लिए जो मटेरियल प्रपोजिशंस वो लेकर आता है, जो कि लॉ के हो सकते हैं, फैक्ट्स के हो सकते हैं, वो सब उसके ऊपर ऑनर्स है कि वही अलेज करेगा। तो मैं इसको बहुत सिंपल सी भाषा में अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वो एलिगेशंस जिनको प्लेंटिफ अपने केस को साबित करने के लिए लेकर आता है, वो सारे मटेरियल प्रपोजिशंस इश्यूज को जन्म देते हैं। इसी तरह से वो सारे जो भी एलिगेशंस डिफेंडेंट लेकर आता है, जो मटेरियल प्रपोजिशंस डिफेंडेंट लेकर आता है, ठीक है, अपने डिफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, उनसे जन्म होता है इश्यूज का, उन्हीं को लेकर ही हम बनाते हैं इश्यूज को। सही होगी बात? अब आगे क्लॉज नंबर 3 में, या मैं कहूंगा सब रूल नंबर 3 में, वो कहते हैं ईच मटेरियल प्रपोजिशन
which is affirmed by one party and denied by the other shall form subject of the distinct issue. हर एक मटीरियल प्रपोजिशन, हर सिंगल मटीरियल प्रपोजिशन, हर एक सिंगल मटीरियल प्रपोजिशन जिसको प्लेंटिफ अलेज करता है, डिफेंडेंट डिनाई करता है, उसी से हर एक अलग अलग हमारा इश्यू बनता है। तो एक सिंगल फैक्ट के बेसिस पर एक सिंगल इश्यू भी बन सकता है। कंडीशन क्या है? प्लेंटिफ उस पर्टिकुलर फैक्ट को, चाहे वो लीगल हो चाहे वो फैक्चुअल हो, उसको वो अलेज करता हो और डिफेंडेंट उसको डिनाई करता हो। समझ गए मेरी बात? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहां पर इन्होंने कहा कि इशू दो तरह के बन सकते हैं। जब हम फ्रेम करते हैं इशू, तो दो तरह के हो सकते हैं इशू। एक तो हो सकता है फैक्ट का, यानी तथ्यों के आधार के ऊपर। अगर एक आदमी कहता है कि साहब ये मेरी पत्नी है, दूसरा आदमी कहता है कि नहीं जी तो मेरी पत्नी नहीं है, तो मतलब एक आदमी तथ्यों को अलेज कर रहा है और दूसरा पर्सन उस फैक्ट्स को डिनाई कर रहा है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि पार्टी कंसर्न सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर ही कोई बातें बोल रही हो सकता है वो किसी लीगल पॉइंट्स के ऊपर बोल रही हो। तो हमारे जो इश्यूज हैं वो लीगल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। आप कहेंगे लॉ के बारे में बताओ सर, आप कौन से हो सकते हैं? लॉ के आधार के ऊपर जुरिडिक्शन हो सकता है, बार्ड बाय लॉ हो सकता है, लिमिटेशन हो सकता है, और भी बातें हो सकती हैं जिनमें हमारा लीगल क्वेश्चंस इन्वॉल्व होता है। जो जहां पर हमारे लीगल क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे इश्यूज ऑफ लॉ होते हैं। तो मैं अगर यहां पर नटशेल में बोलूं तो हमारा क्लॉज नंबर 4 ये कहता है, या मैं कहूंगा सब रूल नंबर 4 ये कहता है कि इशू मेरे दो तरह के होता है, इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट। ठीक है, चलो अभी आगे आते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, रूल नंबर 5, सब रूल नंबर 5 ये कहता है एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, यानी कि जब कभी भी किसी भी मुकदमे की पहली हियरिंग होगी, पहली सुनवाई होगी, द कोर्ट शैल आफ्टर रीडिंग द प्लेंट एंड द रिटन स्टेटमेंट इफ एनी। अब कोर्ट के सामने हियरिंग पर मैटर आ गया, उसके बाद कोर्ट ने प्लेंट को पढ़ा, रिटन स्टेटमेंट को पढ़ा जो भी कोर्ट के सामने थी, एंड आफ्टर एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर नंबर 10 रूल 2, यानी कि पार्टी कंसर्न का एग्जामिनेशन करने के बाद और प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद और पार्टी कंसर्न को सुनवाई करने के बाद, उनको सुनने के बाद या उनके प्लीडर्स को सुनने के बाद कोर्ट क्या करती है? एक सेकंड रुकिएगा, इसको जरा हटा देते हैं। कोर्ट क्या पाती है? ascertain upon whether material propositions of fact or law the parties are at variance, यानी कि इन सारी चीजों को देखने के बाद जो मैंने ऊपर बताए हैं, कोर्ट ये पाती है कि यार पार्टी कंसर्न तो आपस में एट वेरियंस है, मतलब उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं चीजों को देखकर। उनके जो मटेरियल प्रोपोजिशंस हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है, यानी एक आदमी किसी बात को बोल रहा है लेकिन दूसरा आदमी उसे मान नहीं रहा, उनके आपस में वेरिएशन है चीजों में। तब वो क्या करते हैं? द कोर्ट शैल देयर अपॉन प्रोसीड टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड द इश्यूज ऑन विच द राइट डिसीजन ऑफ द केस अपीयर टू डिपेंड। तो अल्टीमेटली पहली हियरिंग पर प्लेंट को देखने के बाद, रिटन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, रिजॉइंडर्स वगैरह अगर कोई है तो उनको पढ़ने के बाद, पार्टी कंसर्न का एग्जामिनेशन ऑर्डर नंबर 10 रूल 2 में करने के बाद, प्लीडर्स को सुनने के बाद, कोर्ट को अगर ये लगता है कि दोनों के बीच में कोई बोन ऑफ कंटेंशन है, उनके मटेरियल प्रपोजिशंस एट वेरिएंस हैं, तब कोर्ट उन मैटर्स में जो वेरिएंट हैं उन पर कुछ इश्यूज फ्रेम कर सकती है और वो देख सकती है कि इस केस को जस्ट डिसीजन के लिए उसे किन किन इश्यूज को फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट है, वैसे इश्यूज कोर्ट वहां पर फ्रेम कर लेगी। ठीक है, आगे आते हैं सब रूल नंबर 6 पर, और यहां पर वो कहते हैं नथिंग इन दिस रूल रिक्वायर्स द कोर्ट टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड इश्यूज वेदर द डिफेंडेंट एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ अ सूट मेक्स नो डिफेंस। अगर मान लो पहली हियरिंग पर डिफेंडेंट किसी तरह का कोई डिफेंस ही नहीं लेता, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो कि फर्स्ट हियरिंग हुई है सूट की और यहां पर डिफेंडेंट किसी तरह का कोई डिफेंस ही नहीं करता, तो क्या यहां पर कोर्ट को किसी तरह का इशू फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि वो सामने वाला आदमी कोई भी डिफेंस नहीं ले रहा। तो वो कहते हैं नथिंग इन दिस रूल रिक्वायर्स द कोर्ट टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड इश्यूज। तो जहां पर डिफेंडेंट फर्स्ट हियरिंग पर किसी भी तरह के डिफेंसेस को लेकर ही नहीं आता, तो फिर वहां पर कोर्ट को किसी भी तरह के इश्यूज को फ्रेम करने की जरूरत ही क्या है? आप खुद से सोचो।
हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया, मैंने आपसे कहा जहां पर पार्टी कंसर्न के जो मटेरियल प्रोपोजिशंस हैं अगर वो एट वेरिएंस हैं, अगर वो आपस में परस्पर विरोधी हैं, एक आदमी कहता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, दूसरा आदमी कहता है एग्जिस्ट नहीं करती, तभी तो तुम्हें इशू फ्रेम करने की जरूरत है ना। अगर सामने वाला व्यक्ति डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट किसी तरह का डिफेंस ही नहीं लेता, यानी वो जो बातें अलेज की गई हैं उनको काउंटर ही नहीं करता, तो आपके पास एज अ कोर्ट क्या चीज है जिसके बेसिस पर आप इशू फ्रेम करेंगे? आपके पास तो इशू फ्रेम करने का मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है ना फर्स्ट हियरिंग पर। फिर यहां पर यही बोल रहे हैं कि हमारा ये रूल फिर उस सिचुएशन में इश्यूज को फ्रेम और रिकॉर्ड करने के लिए रिक्वायर नहीं करता जहां पर फर्स्ट हियरिंग ऑफ अ सूट पर कोई भी डिफेंस डिफेंडेंट के द्वारा नहीं लिया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं ऑर्डर नंबर 14 के रूल नंबर 2 पर। अब यहां पर वो लोग क्या बोलते हैं, यहां पर वो कहते हैं कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज। कोर्ट ने इश्यूज क्यों फ्रेम किए थे? कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम इसलिए किए थे ताकि कोर्ट को पता चले कि मुझे किन मुद्दों को तय करना है, मुझे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मुझे डिटरमिन करना है, जिनको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर कहीं पर इश्यूज की जगह पर यह लिखा हो पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन तो वह समझ जाना कि वो भी इश्यूज ही हैं। तो जब कभी भी कोर्ट कोई वर्डिक्ट पास करती है तो उन सभी इश्यूज के ऊपर जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारे कोर्ट को डिसाइड करने रहते हैं। अगर कोर्ट ने वो सारे के सारे इश्यू डिसाइड नहीं किए तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? भाई सीधी सी बात है, फिर तो इश्यू अनरिजॉल्व रह गए, कोर्ट ने कोई डिग्री तो दिया नहीं उसके ऊपर। तो कोर्ट के लिए भी ये जरूरी है कि कोर्ट सभी इश्यूज पर अपना जजमेंट दे और उसके बेस पर डिग्री बनाए। अब हमारा यहां पर रूल नंबर 2 का सब रूल नंबर 1 ये कहता है नॉट विथस्टैंडिंग दैट अ केस मे बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन अ प्रिलिमिनरी इश्यूज। चाहे किसी मुकदमे का निस्तारण प्रारंभिक इश्यूज के आधार पर ही क्यों ना हो जाता हो, चाहे कोई केस का डिस्पोजल चाहे प्रिलिमिनरी इश्यूज पर ही क्यों ना हो रहा हो या किया जा सकता हो, उसके बावजूद भी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोर्ट को किसी मैटर को प्राइमरी इश्यूज प्रिलिमिनरी इश्यूज पर भी कोर्ट अगर डिसाइड कर सकती होती, उसके बावजूद भी कोर्ट अगर चाहे तो क्या कर सकती है? द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल नंबर 2 प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज। तो चाहे आप किसी मैटर को प्रिलिमिनरी इश्यूज पर ही क्यों ना डिसाइड करते हो, उसके बावजूद भी कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि मेरे पास जितने भी इश्यूज हैं मैं उन सारों को डिसाइड करूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि केस सिर्फ प्राइमरी इश्यूज के ऊपर डिसाइड हो रहा है तो मैं बाकी केसेस को बाकी इश्यूज को डिसाइड ना करूं, तो ऐसा नहीं होगा। कोर्ट को यहां पर एक ड्यूटी कास्ट अपॉन की गई है कोर्ट के ऊपर कि वो सारे ही इश्यूज को डिसाइड करेगी। तो लिखा है कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल नंबर 2। सब रूल नंबर 2 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को जजमेंट सभी इश्यूज के ऊपर देना होता है। अब ये क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जो कुछ भी है ये सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सब रूल नंबर 2 है, तो चलिए ये देख लेते हैं कि सब रूल नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है। सब रूल नंबर 2 में वो कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, वेयर इश्यूज बोथ ऑफ लॉ एंड ऑफ फैक्ट अराइज। मतलब हमारे पास इश्यूज दोनों तरह के अराइज हो रहे हैं, वहां पर लॉ के भी हो रहे हैं और फैक्ट्स के भी हो रहे हैं। मेरे पास यहां पर इश्यू दोनों तरह के हैं, लॉ वाले भी हैं और फैक्ट वाले भी हैं, ये दोनों उत्पन्न हुए हैं और ये दोनों के दोनों सेम ही सूट में अराइज हो रखे हैं। और कोर्ट इस मत की है, इस राय की है that the case or any part thereof may be disposed of on an issue of law only। और कोर्ट को लगता है कि नहीं यार, मुझे तो यहां पर केस को जो डिसाइड करना है वो इश्यू ऑफ लॉ पर ही सिर्फ डिसाइड करना है, मुझे इसको सिर्फ लिखा है इश्यू ऑफ लॉ ओनली। अब ओनली लिखा है तो मतलब हमें सिर्फ लॉ के आधार पर ही अगर डिसाइड करना है, तो फिर फैक्ट्स का क्या होगा भाई? क्योंकि इश्यू तो दोनों थे हमारे पास और कोर्ट कह रहा है कि नहीं हमें तो इसे सिर्फ लॉ के आधार के ऊपर डिसाइड कर देंगे। तो वो क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं इट मे ट्राई दैट इशू फर्स्ट इफ द इशू रिलेट्स टू। अब यहां पर अगर हमारे पास, याद रखो, दो तरह के इश्यूज अगर कोर्ट के सामने आए हैं, उनमें लॉ से रिलेटेड इश्यूज हैं और फैक्ट से रिलेटेड भी इश्यूज हैं। तो कोर्ट उस हालात में चाहे उसे यह लग रहा हो कि मुझे सिर्फ लॉ के आधार के ऊपर ही केस को डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो सबसे पहले लॉ वाले मैटर को ही डिसाइड करेगी। इट मे ट्राई इशू फर्स्ट इफ दैट इशू रिलेट्स टू। लेकिन अब यहां पर लॉ वाले को ही डिसाइड करेगी, लेकिन कब डिसाइड करेगी? अगर वो इशू किस चीज से रिलेटेड होगा?
जुरिडिक्शन से रिलेटेड होगा। अगर यार सिंपल सी बात है, देखो अगर कोर्ट का किसी मैटर को ट्राई करने का जुरिडिक्शन ही ना हो, समझिए आप मेरी बात को, अगर कोर्ट के पास किसी मैटर को ट्राई करने का जुरिडिक्शन ही ना हो तो क्या कोर्ट उस मैटर को आगे चलाएगी? क्षेत्र अधिकार ही नहीं है तो कैसे चलाएगी? पैक्यूनरी नहीं है या टेरिटोरियल नहीं है या सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो कोर्ट उस मैटर को कैसे चलाएगी? तो सबसे पहले तो कोर्ट ही देखना चाहेगी ना कि कोर्ट के पास इस मैटर को ट्राई करने का जुरिडिक्शन भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये कोर्ट पहले देखेगी। दूसरा, a bar to the suit created by any law for time being in force, कोर्ट ये देखेगी यार कहीं पर किसी कानून में ऐसा कोई बार तो नहीं है जिसकी वजह से इस केस को चलाया नहीं जा सकता या इस केस को ट्राई नहीं किया जा सकता या ऐसा कोई मुकदमा लाया ही नहीं जा सकता, कोर्ट ये भी देखेगी। और उसके अलावा कहते हैं एंड फॉर दैट पर्पस, मतलब इन पर्पसेस के लिए, लॉ के मैटर को डिसाइड करने के पर्पस के लिए, लॉ के इश्यूज को डिसाइड करने के पर्पस के लिए, मे थिंक फिट पोस्टपोन द सेटलमेंट ऑफ अदर इश्यूज। तो कोर्ट कहती है देखो यार फैक्चुअल चीजों को तो देखेंगे बाद में, ठीक है वकील साहब, पहले तो आप लॉ पॉइंट पर बताओ, इन इश्यूज के ऊपर बताओ क्या कहना है। तो फिलहाल हम डेट लगा रहे हैं अगली वाली, ठीक है, तो नेक्स्ट डेट पर हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में लॉ पॉइंट्स के ऊपर सुनेंगे। until after that issue has been determined and may deal with the suit in accordance with the decision on that issue। हाँ, एक तो सूरत है, एक सिचुएशन है, अगर कोर्ट ने पहले ही इश्यूज ऑफ लॉ को डिसाइड कर लिया हो और कोर्ट को यह लग रहा हो कि लॉ का तो कोई ऐसा बार नहीं है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा हो, तो मैं इस केस को आगे चला सकता हूं, तो अब मैं फैक्चुअल इश्यूज को देख लूंगा, यानी कि इश्यूज ऑफ फैक्ट को देखूंगा। हम फैक्चुअल इश्यूज को देखते तब हैं जब हमारे जो क्वेश्चन ऑफ लॉज है वो डिटरमिन हो चुके होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ को या आपके इश्यूज ऑफ लॉ को ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है और अब आपको लगता है कि अब आप आगे बढ़ सकते हो और उनको आगे केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मुझे बाकी इश्यूज की डिसाइड करने की रिक्वायरमेंट है, उनको फ्रेम करने की जरूरत है, इश्यूज ऑफ फैक्ट को डिसाइड करने की जरूरत है, तो ठीक है आप उनको फ्रेम कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डेट पर आप कोई डेट दे दीजिए, जो नेक्स्ट भी हियरिंग के लिए डेटा आएगी उस पर आप इशू फ्रेम करा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर नंबर 14 के रूल नंबर 3 पर। यहां पर वो लोग कहते हैं मटीरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज में बी फ्रेम्ड। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात बताई थी कि अगर हमें इशू फ्रेम करना होता है तो मुझे कौन कौन से मटीरियल की रिक्वायरमेंट होती है। फाइल तो बहुत सारी होती है, फाइल में तो बड़ी सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जो इशू फ्रेम करने हैं उसके लिए मुझे मटेरियल मिलेगा कहां से? तो इसके लिए ही हमारा ये जो रूल नंबर 3 है, ऑर्डर नंबर 14 का रूल नंबर 3, वो यही कहता है कि हमें जो जो मटेरियल चाहिए इशू फ्रेम करने के लिए वो कौन सा होता है। तो यहां पर वो कहते हैं द कोर्ट में फ्रेम इश्यूज फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। मतलब नीचे जो दिया गया है या तो इन सारों में से या इनमें से किसी एक में से या इनके कॉम्बिनेशन को भी बना लीजिए आप, इन सब मटेरियल के बेसिस पर आप इशू फ्रेम करते हो। ठीक है, तो पहला वो कहते हैं एलिगेशंस मेड ऑन ओथ बाय पार्टीज। एलिगेशंस मेड ऑन ओथ बाय द पार्टीज मतलब जो भी पार्टीज कंसर्न ने एलिगेशन लगाए हैं उनके आधार पर आप इशू फ्रेम करते हैं। और बाय एनी पर्संस प्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ, या तो एलिगेशन पार्टी लगाती है या कोई भी पर्सन जो पार्टी कंसर्न के बिहाफ के ऊपर कोर्ट में अपीयर हो रहा होता है, जैसे उसके एजेंट वगैरह हो गए, उसका कोई पावर टर्नी हो गया, वो आके कोर्ट में एलिगेशन लगाता है। और मेड बाय द प्लीडर ऑफ सच पार्टीज, और या फिर प्लीडर ही वो सारे एलिगेशंस पार्टी के बिहाफ के ऊपर कोर्ट में लगा रहा होता है। तो वो सारे एलिगेशंस चाहे वो पार्टी लगाती हो, चाहे पार्टी के बिहाफ के ऊपर कोई पर्सन लगाता हो या पार्टी के आधार के ऊपर कोई प्लीडर लगाता हो, इन सभी चीजों से हम इश्यूज को फ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा वो कहते हैं एलिगेशंस मेड इन प्लीडिंग्स और इन आंसर्स टू इंटेरोगेटरीज डिलीवर्ड इन द सूट। आप लोगों को याद होगा मैंने प्रीवियस सेशंस में इंटेरोगेटरीज के बारे में पढ़ाया था आपको। इंटेरोगेटरीज मैंने आपको बताया था ये कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं जो पार्टीज कंसर्न को एग्जामिन करने के लिए क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाए जाते हैं, जिनके आंसर्स एक्सपेक्टेड होते हैं। तो जो इंटेरोगेटरीज बनाई जाती हैं उनके आधार पर जो आंसर्स आते हैं और जो एलिगेशन किसी भी प्लीडिंग में बनाए गए होते हैं, ठीक है, तो उनके आधार पर भी आप जो है इश्यूज को फ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टी कंसर्न, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करती है,
उनमें कुछ तो कंटेंट लिखा होगा, उस कंटेंट के आधार के ऊपर भी इश्यूज बनाए जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास स्क्रीन पर जो विजिबल है वो ABC क्लॉजेस हैं, और इनमें से एक में पार्टी के ऑन ओथ जो एलिगेशंस होते हैं उनके आधार के ऊपर, फिर एलिगेशंस जो उन्होंने अपनी प्लीडिंग में किए होते हैं या इंटरोगेटरीज में जो आंसर्स आते हैं, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट होते हैं उनके आधार के ऊपर हम लोग जो है इन इश्यूज को फ्रेम कर सकते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 में वो कहते हैं, ऑर्डर नंबर 14 रूल 4, कोर्ट में एग्जामिन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। अगर कोर्ट कोई भी इशू फ्रेम करना चाहती है तो उससे पहले कोर्ट अगर चाहे तो विटनेसेस का परीक्षण कर सकती है, उनको एग्जामिन कर सकती है। भाई सिंपल सी बात है, कोर्ट को कोई इशू फ्रेम करना है तो कोर्ट किसी पार्टी कंसर्न से कोई सवाल पूछना चाहती है तो पूछ ही सकती है। कोई डॉक्यूमेंट परयूज करना चाहती है तो देख ही तो सकती है, क्या दिक्कत है? कोई रोक है क्या? कोई रोक नहीं है, आराम से देखिए, आराम से एग्जामिन कीजिए। यहां पर वो कहते हैं, वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इश्यूज कैन नॉट बी करेक्टली फ्रेम्ड। अगर कोर्ट इस राय की है, कोर्ट को यह लगता है कि यार इश्यूज को फ्रेम करने के लिए हमें कोई पर्सन का एग्जामिनेशन करना जरूरी है, मान लो, तब कोर्ट क्या करेगी? क्या एग्जामिन करेगी? चलिए समझते हैं। वो कहते हैं, वेयर द कोर्ट इज द ओपिनियन दैट द इश्यूज कैन नॉट बी फ्रेम्ड करेक्टली और करेक्टली फ्रेम्ड विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ सम पर्सन नोट बिफोर द कोर्ट। मतलब हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि कोर्ट में नहीं आया है, कोई ऐसा पर्सन है जो कोर्ट में नहीं आया है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि यार इस आदमी का एग्जामिनेशन होना जरूरी है। एक तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन हो गई, और दूसरा कहते हैं, और विदाउट इंस्पेक्शन ऑफ सम डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस इन द सूट। और या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे पास रिकॉर्ड पर नहीं है, उसे प्रोड्यूस नहीं किया गया, और कोर्ट को लगता है कि इसे एग्जामिन किए बगैर तो इशू फ्रेम करना ठीक नहीं होगा। तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? तो देखो यहां दोबारा से बता देता हूं मैं आपको, अगर कोई कंफ्यूजन किसी तरह का मन में रह गया है आपको, तो पहला तो हमारे पास ये है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसी पार्टी कंसर्न है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया लेकिन उसका एग्जामिनेशन जरूरी है, और उसके एग्जामिनेशन के बगैर जो है हम इशू सही तरह से फ्रेम नहीं कर सकते। या अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन उसके इंस्पेक्शन के बगैर अगर हम कोई इशू फ्रेम करते हैं तो वो करेक्टली फ्रेम नहीं होंगे, तब कोर्ट क्या करेगी? वो कहते हैं तब कोर्ट उस केस को फिलहाल के लिए एडजॉर्न करेगी और उस फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को एडजॉर्न कर देगी। फिलहाल उस डेट को, उस तारीख को, उस डेट को, पर्टिकुलर डेट को इशू फ्रेम नहीं करेगी। नॉट लेटर देन 7 days केस को एडजॉर्न करेगी, एंड मे सब्जेक्ट टू एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। क्योंकि कोर्ट को उस आदमी को एग्जामिन करने की जरूरत है तो उस आदमी की अटेंडेंस को कोर्ट कंपेल करेगी। कोर्ट को लगता है हमें उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, पार्टी कंसर्न ने प्रोड्यूस नहीं किया है, तो कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में पहले मंगवाने की कोशिश करेगी। बाय द पर्सन इन हुज पोजेशन और द पावर इट इज बाय समन्स और अदर प्रोसेस। कोर्ट को लगता है कि यार ये डॉक्यूमेंट तो किसी और पर्सन के पास है, पार्टी कंसर्न के पास नहीं है, और हमें उन डॉक्यूमेंट को देखना जरूरी है, तो पार्टी से या किसी और पर्सन से जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट है, जिसके पावर पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट है, उससे वो मंगवाया जा सकता है और कोर्ट उसे परयूज कर सकते हैं, उसे इंस्पेक्ट कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पर। ऑर्डर नंबर 14 रूल 5, पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, ऐसा है, अगर मान लो कोई इशू एक बार फ्रेम हो गया, अब तुम्हें यह लगता है कि यार इसमें कोई संशोधन होना चाहिए, इसमें कोई अमेंडमेंट होना चाहिए, क्या हम नहीं कर सकते? कहते कर सकते हैं। और मान लो कोई इशू गलत बन गया है और हमें लगता है कि इसको हमें हटा देना चाहिए, इसको हमें स्ट्राइक आउट कर देना चाहिए, क्या ये भी किया जा सकता है? वो कहते हैं ये भी किया जा सकता है। तो हमारा ये जो रूल नंबर 5 है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इश्यूज एक बार बनने के बाद उसको अमेंड करने के बारे में और उनको स्ट्राइक आउट करने के बारे में बात करता है। ठीक है। सब रूल नंबर 1 ऑफ रूल नंबर 5 ये कहता है, द कोर्ट में एट एनी टाइम, न्यायालय कभी भी, जैसा ठीक चाहे, जैसा उनको ठीक लगे, बिफोर पासिंग अ डिक्री। देखो यहां पर तो स्टेज बहुत लंबी तक है, आखिरी तक की, डिक्री पास होने तक के लिए। वो कहते हैं कोर्ट कभी भी डिक्री पास होने से पहले
इश्यूज को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। और या फिर अगर अभी डिग्री पास नहीं हुई और कोर्ट को लगता है कि जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनमें हमें कुछ और एडिशनल इश्यूज भी ऐड करना है, एक तो जो बन चुके हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट ले आए, एक तो ये होगा, दूसरा जो बने हुए हैं उनमें कुछ और ऐड कर लें, ये भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ डिग्री पास होने से पहले कभी भी किया जा सकता है। किन आधार के ऊपर, ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक फिट, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है उन टर्म्स के ऊपर ये अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, जिनमें एग्जिस्टिंग को अमेंड करना और एडिशनल को फ्रेम करना। और आगे कहते हैं एंड सच अमेंडमेंट्स और एडिशनल इश्यूज एज मे बी नेसेसरी फॉर द डिटरमिनिंग द मैटर इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज शैल बी सो मेड और फ्रेम्ड। तो कोर्ट ये देखेगी कि यार हमारे पास इन अमेंडमेंट को करने की जरूरत क्यों है, ये क्यों नेसेसरी है, और अगर वो नेसेसरी है तो फिर कर लो, चाहे अमेंडमेंट करो और चाहे एडिशनल लेकर आओ। और आगे कहते हैं सब रूल नंबर 2 में, द कोर्ट में ऑल्सो एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिग्री, यानी कि दोनों सूरत में अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो डिग्री पास करने से पहले कभी भी इनको हम अमेंड कर सकते हैं और इनको स्ट्राइक आउट भी कर सकते हैं, किन्हीं भी इश्यूज को स्ट्राइक आउट, किन्हीं भी इश्यूज को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है, कोर्ट को लगता है कि यार इश्यूज गलत फ्रेम हो चुके हैं, गलत इंट्रोड्यूस हो गए और कोर्ट को लग रहा है कि अब हमें इसको स्ट्राइक आउट कर देना चाहिए, तो कोर्ट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर नंबर 14 के रूल नंबर 6 पर। और यहां पर वो लोग कहते हैं क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉ मे भी एग्रीमेंट मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ इश्यूज। अगर मान लो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तथ्य यानी कि फैक्ट से रिलेटेड है, या हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लॉ से रिलेटेड है, तो इनके बारे में वो कहते हैं दीज मे बाय एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज। मतलब अगर किसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फैक्ट के हो चाहे वो लॉ के हो, और पार्टी कंसर्न आपस में अगर एग्री अपॉन कर लेती है तो उनको इश्यूज के फॉर्म में भी अडॉप्ट किया जा सकता है, उन क्वेश्चंस को इश्यूज बनाया जा सकता है, क्वेश्चंस के इश्यूज के फॉर्म में उसको लिया जा सकता है। यहां पर सब रूल नंबर 1 में वो कहते हैं वेयर द पार्टी टू द सूट आर वेयर द पार्टीज टू द सूट आर एग्रीड एज टू द क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट और ऑफ लॉ टू बी डिसाइडेड बिटवीन देम। अगर कोर्ट में पार्टीज कंसर्न आपस में इस बात पर एग्री अपॉन कर लेती हैं कि उनके सामने कुछ भी क्वेश्चंस हैं और इनको जो है डिसाइड किया जाना चाहिए, ठीक है, सो दे मे स्टेट द सेम इन द फॉर्म ऑफ इश्यूज, और वो चाहें तो इनको एक इश्यूज के फॉर्म में भी स्टेट कर सकते हैं। एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग दैट अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट इन अफर्मेटिव और नेगेटिव और सच इश्यूज। तो आपस में एग्री अपॉन कर सकते हैं कि कोर्ट इस पर अपना फाइंडिंग दे सकती है, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अलग बात है, लेकिन हमारे बीच में ये प्रश्न है और इनको हम, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, चाहे लॉ का हो चाहे फैक्ट का हो, उसको हम इशू के फॉर्म में ले लेना चाहते हैं। ये एग्रीमेंट वो लोग राइटिंग में करेंगे और उसमें लिख देंगे कि जैसा भी कोर्ट डिसाइड करेगी हमें इश्यूज के हिसाब से ये हमें मान्य होगा। आगे अब क्या क्या होगा, वो ये इश्यूज किस किस चीज से रिलेटेड हो सकता है, ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, जिन क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ इश्यूज लिया जा रहा है ये कौन कौन से हो सकते हैं। वो कहते हैं एक तो अगर मान लो पैसों का लेकर मामला है, एक क्लॉज में वो कहते हैं अगर मनी से रिलेटेड मैटर है, अ सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट और टू बी एसरटेन्ड बाय द कोर्ट। कुछ ऐसा सम ऑफ मनी है, ठीक है, उसमें एग्रीमेंट में बताया गया है कि 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, तो यहां पर अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया गया है एग्रीमेंट में। और या फिर मान लो सम ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा कितना है, 2 लाख है 3 लाख है, कुछ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा है कि हाँ जैसा भी कोर्ट डिसाइड करेगी, मतलब यहां पर सम ऑफ मनी जैसा भी कोर्ट निर्धारित करेगी उस सूरत में और उस कंडीशन में भी जहां पर आपने आपस में ही अमाउंट को तय कर लिया है कि कितना अमाउंट है। और वो कहते हैं और इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट, और इस तरीके से जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है, जैसा कोर्ट ऑर्डर पास करती है, shall be paid by one parties to the other of them or one of them to be declared entitled to some right or subject to some liability specified in agreement। तो एग्रीमेंट में वो लोग क्या कर सकते हैं, आपस में एग्री अपॉन कर सकते हैं कि साहब इतना सम ऑफ अमाउंट है, हम एग्री अपॉन करते हैं कि एक आदमी दूसरे पर्सन को देगा
कल को कोई भी कोर्ट डिसाइड करेगी तो हम एग्री अपॉन करते हैं, ठीक है, कोर्ट के डिसीजन पर हमारे पास अधिकार होगा सामने वाले पर्सन से उस अमाउंट को रिकवर करने का, या उसके हिसाब से हमारी लायबिलिटी होगी जैसा भी उस एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ। तो एग्रीमेंट के द्वारा एक सम ऑफ मनी जो स्पेसिफाइड हो सकता है वो टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट हो सकता है। उनको ये एग्री अपॉन कर सकते हैं कि इनको एक पार्टी दूसरे पार्टी को देगी, या कल को अगर डिक्लेयर किया जाता है कि इस आदमी के द्वारा इतना पैसा रिकवर किया जाएगा तो सामने वाला पर्सन उतना पैसा सामने वो देगा, और ये एग्रीमेंट के द्वारा इस बात को स्पेसिफाई करा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्लॉज नंबर बी है, और यहां पर वो कहते हैं, अब यहां पर तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ऊपर तो इन्होंने बात की है सम ऑफ मनी के बारे में, मैंने हालांकि देखो कलर भी अलग करके रखा है यहां पर समझाने के लिए, और दूसरा मेरे पास जो है क्लॉज नंबर बी में सम प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर तो हम सम ऑफ मनी को स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहां पर हम सम प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर रहे हैं एग्रीमेंट में। एंड इन डिस्प्यूट इन द सूट, मतलब कोई प्रॉपर्टी है, एग्रीमेंट वो है, उसके बारे में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। शैल बी डिलीवर्ड बाय वन पार्टी टू द अदर, वन ऑफ देम, और एज टू अदर मे डायरेक्ट। हाँ, तो कोर्ट जैसा भी तय करेगी, पार्टी कंसर्न आपस में एग्री अपॉन कर रहे हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, जैसा सूट डिसाइड होगा उसके हिसाब से हम इसको दूसरे वाले व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी है ये हम डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा वन और मोर ऑफ द पार्टीज शैल डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग some particular act specified in agreement and relating to the matter in dispute। पहले वाले मेरे दो क्लॉजेस सम ऑफ मनी के लिए और प्रॉपर्टी के लिए थे। सी वाला क्लॉज मेरा ये कह रहा है कि पार्टी कंसर्न आपस में एग्री अपॉन कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी कोई एक्ट करेगी या कोई एक्ट नहीं करेगी, ये आपस में वो लोग एग्री अपॉन कर रहे हैं उस मैटर को लेकर जो कि डिस्प्यूटेड मैटर उनके सामने कोर्ट के सामने आया हुआ है। तो यहां पर किसी काम को करने के लिए या उस काम को करने से एब्सटेन करने के बारे में एग्री अपॉन कर रहे हैं, और ये पार्टी एक या एक से ज्यादा पार्टी आपस में ऐसे एग्रीमेंट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट स्विच करते हैं ऑर्डर नंबर 14 के रूल नंबर 7 पर, और यहां पर वो लोग कहते हैं ऑर्डर नंबर 14 के रूल नंबर 7 में, कोर्ट इफ सेटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ मे प्रोनाउंस जजमेंट। अगर कोर्ट इस बात के लिए संतुष्ट हो जाती है कि यार इन दोनों लोगों ने आपस में जो एग्रीमेंट किया जिसमें कहा कि इतना पैसा होगा मैं तुम्हें दूंगा, या तुम्हारी लायबिलिटी मुझे देने के लिए होगी, मैं इतनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा, या ये काम मैं करूंगा, या ये काम तुम करोगे, या ये काम तुम नहीं करोगे, या ये काम मैं नहीं करूंगा, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अगर उनके बीच में हो रखा है और कोर्ट को लगता है कि यार ये एग्रीमेंट तो इन्होंने आपस में जो एग्रीमेंट किया ये गुड फेथ में किया हुआ, तो कोर्ट क्या इस एग्रीमेंट के आधार के ऊपर कोई जजमेंट पास कर सकती है। वो कहते हैं जहां पर कोर्ट इस बात के लिए संतुष्ट हो जाती है इंक्वायरी करने के बाद, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है कि ये जो एग्रीमेंट किया गया था ये ड्यूली पार्टी कंसर्न के द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है, और ये कहते हैं कि उनका इसमें एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा और जो प्रश्न उनके सामने था उन प्रश्न से संबंधित अगर कोई भी डिसीजन कोर्ट का आता है उनमें इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। यानी जो भी क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था जिसको वो एग्रीमेंट के द्वारा डिसाइड कोर्ट के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ इश्यूज डिसाइड करवाना चाहते थे, इन लोगों का उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। ये दूसरा क्लॉज हो गया कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए। और तीसरा वो कहते हैं दैट द सेम इज फिट टू बी ट्राइड एंड डिसाइडेड, और कोर्ट को लगता है कि हाँ यार इस पर्टिकुलर जो भी मैटर है इसको डिसाइड करना जरूरी है और ये फिट केस है, फिट है इस केस को डिसाइड करने के लिए। तो कोर्ट क्या कर सकती है, इट शैल प्रोसीड टू रिकॉर्ड एंड ट्राई द इश्यूज, उन इश्यूज को कोर्ट ट्राई कर सकती है, इशू फ्रेम करके रिकॉर्ड कर लेगी, एंड स्टेट इट्स फाइंडिंग और डिसीजन देयर ऑन, और उसके बाद अपना जो भी फाइंडिंग देना है दे देगी, अपना डिसीजन दे देगी, इन द सेम मैनर एज इफ द इश्यूज हैड बीन फ्रेम्ड बाय द कोर्ट। अब देखो वैसे तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं सिविल केसेस में, एक फॉर्मल फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करते हैं, उनके बेस पर एविडेंसेस आती हैं और फिर उनको कोर्ट डिसाइड करती है। यहां पर एग्रीमेंट के आधार के ऊपर ही उन क्वेश्चंस के ऊपर एक एग्री अपॉन जो किया था कोर्ट, उस एग्रीमेंट के आधार के ऊपर उन्हें ऐसे ही डिसाइड कर रही है जैसे कि वो एक्चुअल में इशू ही थे और उनको कोर्ट ने फ्रेम करके ही अपना डिसीजन दिया है। तो यहां पर उन क्वेश्चंस का डिस्पोजल भी एक इश्यूज के फॉर्म में ही हो रहा है, तो कुछ खास फर्क नहीं है वहां पर, बस थोड़ा सा एक्सपर्टाइट हो रहा है केस। और आगे कहते हैं एंड शैल अपॉन द फाइंडिंग एंड डिसीजन ऑन सच इश्यूज,
प्रोनाउंस द जजमेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, और जैसा भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कोर्ट अपना जो भी वर्डिक्ट देना चाहती है उसके बेस पर दे सकती है, और उस जजमेंट के आधार के ऊपर बाद में डिक्री भी ड्रॉ कर देगी। ठीक है, तो ये बात बोली है इन्होंने यहाँ पर। इसके साथ हमारे जो ऑर्डर नंबर 14 के वेरियस प्रोविजंस जो कि रूल के फॉर्म में दिए हैं, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 7 तक, ये सारे हम लोगों ने डिटेल में लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड स्टडी की है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरा कंसेप्ट, पूरा ऑर्डर, सभी रूल्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के प्रोविजंस जो हमारे नेक्स्ट ऑर्डर में हैं, ऑर्डर नंबर 15 में, इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। मीन टाइम इस सेशन को यहीं पर रोक लेते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।